नमस्कार। कैसा रहेगा अगर मैं कहूं कि शेयर बाजार में जीतने का राज ज्यादा होशियार बनना नहीं, बल्कि थोड़ा ज्यादा बोरिंग बनना है। आज हम बात करेंगे सिंपल इन्वेस्टिंग के पीछे की साइकोलॉजी की, एक ऐसा आइडिया जो निवेश के बारे में हमारी लगभग हर सोच को चुनौती देता है। चलिए, सबसे पहले उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है, शायद थोड़ी हताशा में। आखिर ज्यादातर इन्वेस्टर्स फेल क्यों हो जाते हैं? ये सवाल पूरी इन्वेस्टिंग की दुनिया का सेंटर है, और कामयाब होने के लिए हमें इसकी कड़वी सच्चाई को समझना ही होगा। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। ये डेटा इन्वेस्टिंग की दुनिया के सबसे बड़े मिथकों में से एक को तोड़ देता है। हम देख रहे हैं कि साल दर साल ज्यादातर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, जी हाँ, वही एक्सपर्ट्स जिन्हें मोटी तनख्वाह मिलती है, वो एक मामूली से मार्केट इंडेक्स को भी नहीं हरा पाते। भला ये कैसे हो सकता है? और यहीं से हम अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, वॉल स्ट्रीट का बड़ा झूठ, यानी कॉम्प्लेक्सिटी का मिथक। ये जो धारणा है ना कि सफल निवेश के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना ज़रूरी है, ये असल में जानबूझकर फैलाया गया एक भ्रम है। ये हैं वॉल स्ट्रीट के औजार, मुश्किल जार्गन जो किसी के पल्ले न पड़े, भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां, और हाँ, लगातार कुछ न कुछ खरीदने बेचने की हड़बड़ी। ये सब कुछ सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए है कि उनकी विशेषज्ञता के बिना कामयाबी मिल ही नहीं सकती। तो असलियत ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी कोई रणनीति नहीं, बल्कि एक मार्केटिंग टूल है। इसका इस्तेमाल लोगों को प्रोडक्ट्स बेचने के लिए किया जाता है, ना कि उनका रिटर्न बेहतर करने के लिए। तो अगर वॉल स्ट्रीट असली विलन नहीं है, तो फिर कौन है? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। असली रुकावट बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। असली दुश्मन तो हमें शीशे में ही मिलता है। जरा इस फर्क को समझिए। मार्केट अगर लंबे समय में देखें तो काफी हद तक लॉजिकल होता है, लेकिन हमारा दिमाग, वो तो डर, लालच और बेसब्र होने जैसी भावनाओं से भरा पड़ा है, और सारा खेल यहीं बिगड़ता है। ये वो इमोशनल चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंस कर रह जाते हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो मौका छूट न जाए वाला डर हमें ऊंचे दाम पर खरीदने पर मजबूर कर देता है, और जैसे ही कीमतें गिरती हैं, कहीं सब डूब न जाए वाला डर हमें घबराहट में सब कुछ सस्ते में बेचने पर मजबूर कर देता है। ये हारने का एक पक्का फॉर्मूला है। इसका मतलब साफ है, इन्वेस्टिंग में कामयाबी आईक्यू का खेल कम और इमोशनल कंट्रोल का खेल ज्यादा है। ये बुद्धिमानी से ज्यादा हमारे स्वभाव की परीक्षा लेता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। अगर एक्सपर्ट्स ये सब जानते हैं, तो फिर वो भी क्यों फेल होते हैं? वो भी इसी जाल में क्यों फंस जाते हैं? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को सुरक्षित तरीके से फेल होने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस सिस्टम में वो काम करते हैं, वो सही होने से ज्यादा भीड़ के साथ चलने पे इनाम देता है। एक फंड मैनेजर की मुश्किल को समझिए। उन्हें पैसा खोने से ज्यादा इस बात का डर होता है कि कहीं उनके साथी उनसे आगे ना निकल जाएं। वो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के पीछे भागते हैं ताकि क्लाइंट्स बने रहें, और कुछ अलग करने के जोखिम से बचने के लिए वो बस बेंचमार्क से चिपके रहते हैं। ये उनके करियर के लिए तो सेफ है, पर इन्वेस्टर्स के रिटर्न के लिए बिल्कुल नहीं। तो इन सारी साइकोलॉजिकल कमजोरियों और सिस्टम की गड़बड़ियों का हल क्या है? जवाब आपको शायद हैरान कर दे, सिंपल रूल्स की ताकत। ये आगे बढ़ने का एक नया और डिसिप्लिन्ड रास्ता है। तो ये अच्छा प्रोसेस होता क्या है? कुछ मुश्किल नहीं है। ये बस कुछ सीधे साधे लॉजिकल नियम हैं जिन्हें हम अनुशासन के साथ फॉलो करते हैं, ताकि फैसले लेने के तरीके से इमोशंस को पूरी तरह बाहर निकाला जा सके। और ये सिंपल फ्रेमवर्क दिखता कैसा है? बस ये 3 बातें। एक अच्छा बिजनेस खरीदो, उसे एक सस्ती कीमत पर खरीदो, और फिर बस धैर्य रखो। सच में बस इतना ही। हाँ, लेकिन इस सीधे साधे फ्रेमवर्क को अपनाने के लिए कुछ चीज़ों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना पड़ता है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश, इधर उधर से मिली हॉट टिप्स, और इकोनॉमी कैसी रहेगी इसकी भविष्यवाणियां, इन सब पर एक बड़ा सा लाल एक्स लगा देना ही सही है। अब हम आखिरी और शायद सबसे बड़ी पहेली पर आते हैं। अगर ये सिंपल तरीका इतना असरदार है, तो हर कोई इसे क्यों नहीं अपनाता? क्योंकि सिंपल होना अक्सर गलत होने जैसा महसूस होता है। ये देखिए, सिंपल होना मुश्किल क्यों है? एक तो इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। दूसरा, शॉर्ट टर्म में ये बेवकूफ़ी भरा लग सकता है, जब बाकी सब तेजी से पैसा बना रहे हों।
और हाँ, कभी-कभी ये मार्केट से कम परफॉर्म भी करता है। यही वो बेचैनी है जो लोगों को एक अच्छी स्ट्रैटेजी छोड़ने पर मजबूर कर देती है। और यहीं पर वो एक सोच आती है जो सब कुछ बदल देती है। बेचैनी ही बेहतर रिटर्न की कीमत है। मतलब ठीक जब असहज महसूस हो, जब लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, शायद वही सबसे बड़ा संकेत है कि हमारी रणनीति काम कर रही है। आखिर में पूरी बात इस एक शब्द पर आकर टिक जाती है, सिंप्लिसिटी, यानी सरलता। हमारी सबसे बड़ी समस्या अनुशासन की कमी है और सरलता ही अनुशासन का सबसे मजबूत रूप है। ये भावनाओं पर तर्क की जीत है। तो मैं इस पूरी बातचीत को इस एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। क्या हम में बोरिंग बने रहने की हिम्मत है? क्योंकि इन्वेस्टिंग की दुनिया में अक्सर सबसे बोरिंग रास्ता ही सबसे रोमांचक नतीजों तक ले जाता है। नमस्कार। इन्वेस्टिंग मतलब निवेश करना कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक सिंपल, लगभग मशीन की तरह काम करने वाला फॉर्मूला हो जो लगातार बाजार को मात दे सकता हो। आज हम जोएल ग्रीनब्लैट के मशहूर मैजिक फॉर्मूला के पीछे के लॉजिक को समझेंगे। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कहती है कि आप बेहतरीन कंपनियों को बहुत ही बढ़िया कीमतों पर ढूंढ सकते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम बात करेंगे उस क्लासिक दुविधा की जो हर इन्वेस्टर के सामने आती है। फिर एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना सीखेंगे, ये समझेंगे कि एक अच्छी कंपनी को सस्ती कीमत से कैसे अलग किया जाए, और देखेंगे कि एक सिंपल रैंकिंग सिस्टम कैसे इन सबको एक साथ लाता है। और हाँ, आखिर में हम ये भी पता लगाएंगे कि अगर ये इतना ही आसान है तो फिर हर कोई इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं। और किसी भी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करने से पहले ना, एक बहुत ही बेसिक सवाल का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी बहस जिसने दशकों से मार्केट को बांट रखा है। ये इन्वेस्टिंग की दुनिया की शायद सबसे पुरानी डिबेट है। क्या हमें उन कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जो तेजी से बढ़ रही हैं, या उन पर जो अपनी असल कीमत से कम पर मिल रही हैं? तो देखिए, एक तरफ तो है ग्रोथ इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो अगली बड़ी चीज के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। और दूसरी तरफ है वैल्यू इन्वेस्टर्स, जो डिस्काउंट पर मिल रहे छिपे हुए हीरो की तलाश में रहते हैं, भले ही उनमें थोड़ी चमक कम क्यों ना हो। ये एक क्लासिक टकराव है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी बहस ही गलत हो? मतलब क्या हो अगर हमें इन दोनों में से एक को चुनना ही ना पड़े? तो इस ग्रोथ वर्सेस वैल्यू की बहस से ऊपर उठने के लिए ग्रीनब्लैट एक बहुत ही सिंपल सी बात कहते हैं। वो कहते हैं, सब कुछ भूल जाओ और बस एक पावरफुल माइंडसेट अपनाओ, एक बिजनेस ओनर का। और बस यही एक सवाल सब कुछ बदल देता है। देखिए, जब कोई स्टॉक को सिर्फ एक स्क्रीन पर चमकते हुए नंबर की तरह देखना बंद कर देता है और उसे एक असली चलते फिरते बिजनेस का हिस्सा मानने लगता है, तो सारी प्राथमिकताएं अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। और बस अचानक से सारी कॉम्प्लेक्सिटी गायब हो जाती है। सोचिए, एक मालिक के तौर पर किसी को बस दो ही चीजों की फिक्र होती है। पहली, क्या ये एक शानदार प्रॉफिट बनाने वाला बिजनेस है? और दूसरी, क्या इसके लिए एक सही कीमत दी जा रही है? यही दो पिलर्स, क्वालिटी और कीमत, मैजिक फॉर्मूला की नींव हैं। तो चलिए इन दो पिलर्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम किसी कंपनी की क्वालिटी को कैसे नापते हैं, और हम ये कैसे तय करते हैं कि उसकी कीमत सस्ती है, और वो भी बिना किसी इमोशन या गेसवर्क के। ठीक है, तो पहले पिलर से शुरू करते हैं, क्वालिटी। मतलब एक अच्छी कंपनी का असल में मतलब क्या है? अब ये सुनने में थोड़ा सब्जेक्टिव लग सकता है ना, लेकिन ग्रीनब्लैट इसे नापने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका बताते हैं। और इसका जवाब है रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी ROC। ये सिंपली ये बताता है कि एक कंपनी अपने लगाए हुए हर एक रुपए पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। जिस कंपनी का ROC जितना ज्यादा होगा, वो अपने लगाए हुए पैसे का उतना ही अच्छा इस्तेमाल कर रही है। और यही तो एक बेहतरीन बिजनेस की पहचान है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए दो कंपनियां हैं। कंपनी ए अपने निवेश किए गए हर रुपए पर 30% का रिटर्न कमाती है, जबकि कंपनी बी सिर्फ 5%। तो जाहिर है कंपनी ए एक बेहतर पैसा बनाने वाली मशीन है। समय के साथ वेल्थ बनाने की इसकी क्षमता कहीं ज्यादा है। ओके, अब आते हैं दूसरे पिलर पर। देखिए, एक अच्छी कंपनी भी एक बहुत बुरा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है अगर उसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुका दी जाए। तो हम ये कैसे जाने कि कोई शेयर सस्ता है? तो इसका जवाब है अर्निंग्स यील्ड। आप इसे स्टॉक के लिए एक तरह की इंटरेस्ट रेट की तरह सोच सकते हैं। ये बताता है कि चुकाई गई कीमत के मुकाबले कितनी कमाई मिल रही है। सिंपल है, यील्ड जितनी ज्यादा,
सौदा उतना ही सस्ता। अच्छा, अब हम इस फॉर्मूले के उस हिस्से पर आते हैं जो इसे सच में पावरफुल बनाता है। ये भविष्यवाणियों के बारे में नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के बारे में है। और यहीं पर इस मैजिक फॉर्मूले का असली जीनियस सामने आता है। ये अंदाजा लगाने के खेल से कोसों दूर रहता है। ये भविष्य की कमाई या मार्केट के ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश ही नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ उस ठोस डेटा का इस्तेमाल करता है जो आज हमारे पास है। प्रोसेस इतना सीधा है कि आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला सारी कंपनियों को उनकी क्वालिटी यानी आरओसी के हिसाब से रैंक करता है। फिर वो उन्हें कीमत यानी अर्निंग्स यील्ड के हिसाब से एक अलग लिस्ट में रैंक करता है। असली मैजिक तब होता है जब ये दोनों रैंक्स को जोड़ देता है और नतीजा हमें उन कंपनियों का एक ग्रुप मिलता है जो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हैं, हाई क्वालिटी भी और सही कीमत पर भी। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर कोई इसे यूज करके अमीर क्यों नहीं बन जाता? देखिए, ये फॉर्मूला कोई जादू टोना नहीं है, ये सिर्फ कॉमन सेंस है जिसे लगातार फॉलो किया जाता है। यहाँ लॉजिक की बात है, इमोशंस की नहीं। और बस यहीं पर हम इंसानों के लिए मामला गड़बड़ हो जाता है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये हमारी गट फीलिंग के खिलाफ जाता है। ये फॉर्मूला हमें उन स्टॉक्स की तरफ ले जाता है जो अक्सर न्यूज़ में नहीं होते, जिन्हें मार्केट ने एक तरह से भुला दिया है। वे बोरिंग लगते हैं और सबसे ज़रूरी बात, ये हर महीने या हर साल काम नहीं करेगा। ऐसे भी दौर आएंगे जब ये मार्केट से पीछे रह जाएगा और बस उसी वक्त धैर्य की असली परीक्षा होती है और ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। इसको ऐसे सोचिए, ये जो शॉर्ट टर्म का दर्द और अनिश्चितता है ना, यही लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न कमाने की एंट्री फीस है। अगर ये आसान होता तो हर कोई इसे कर रहा होता और इसका फायदा ही खत्म हो जाता। तो इस पूरी चर्चा का असली सार क्या है? मतलब हमें इससे क्या लेकर जाना चाहिए? ये सिर्फ एक फॉर्मूले से कहीं ज्यादा है। असली सीख इन प्रिंसिपल्स में छुपी है। एक बिजनेस ओनर की तरह सोचें, हमेशा क्वालिटी और कीमत को अलग अलग तौलें और अपनी गट फीलिंग या मार्केट की हॉट टिप्स पर भरोसा करने के बजाय एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस को फॉलो करें। तो आखिर में पूरी फिलॉसफी इन 3 सिंपल लाइंस में आ जाती है। अच्छे बिजनेस खरीदे, उन्हें सस्ते में खरीदे और इस प्रोसेस को धैर्य के साथ दोहराते रहें। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या मार्केट में टिकने वाली कामयाबी एक्साइटमेंट और कॉम्प्लेक्सिटी से मिलती है, या फिर एक डिसिप्लिन्ड, रिपीट करने लायक और हाँ, शायद थोड़े बोरिंग प्रोसेस से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के भी इन्वेस्टिंग के भविष्य को तय कर सकता है। नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प, बल्कि कह सकते हैं एक विरोधाभास को समझने जा रहे हैं। सोचिए, निवेश का एक बिल्कुल सीधा-साधा, साबित हो चुका फॉर्मूला, जिसे ज्यादातर लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। कागज पर देखें तो ये एक विनिंग स्ट्रैटेजी लगती है, लेकिन असल दुनिया में इसे निभा पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो चलिए आज इसी पहेली की तह तक जाते हैं और इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई रणनीति काम ही इसलिए करती है क्योंकि उसे अपनाना मुश्किल है? यही आज हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है कि कैसे मनोवैज्ञानिक कठिनाई यानी मेंटल स्ट्रगल ही किसी निवेश रणनीति की सफलता की असली चाबी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस फॉर्मूले के काम करने के सबूत कितने पक्के हैं। डेटा बिल्कुल साफ है, लेकिन इन सबूतों के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई है, और वो शर्त है एक ऐसा सफर जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये देखिए, दशकों का डेटा हमें साफ साफ दिखाता है कि इस फॉर्मूले ने न सिर्फ बाजार से बेहतर परफॉर्म किया है, बल्कि बड़े बड़े प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। ये नंबर झूठ नहीं बोलते, लंबे समय में इसके नतीजे वाकई शानदार हैं। और यहीं पे कहानी में असली मोड़ आता है। ये जो जबरदस्त रिटर्न्स हैं, ये कोई सीधी सपाट लाइन में नहीं मिलते। असलियत इससे कहीं ज्यादा ऊबड़ खाबड़ और परेशान करने वाली है। ये स्लाइड हमारी उम्मीदों और असलियत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। हम सब बाईं तरफ वाला ग्राफ चाहते हैं, है ना? एक सीधा सुकून भरा रास्ता। लेकिन इस स्ट्रैटेजी की हकीकत दाईं तरफ वाले ग्राफ जैसी है, जिसमें इतने उतार चढ़ाव हैं कि वो किसी को भी बेचैन कर दें। और ये एक बहुत ज़रूरी सबक है। सिर्फ इसलिए कि कोई स्ट्रैटेजी कुछ महीनों या साल 2 साल तक काम नहीं कर रही, इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत हो गई है। शॉर्ट टर्म में खराब प्रदर्शन एक अच्छी लॉन्ग टर्म प्रोसेस का एक नॉर्मल और एक्सपेक्टेड हिस्सा हो सकता है। अच्छा, तो अब उन सवालों पर आते हैं जो शायद कई लोगों के मन में उठ रहे होंगे। ये बिल्कुल जायज़ शंकाएं हैं
और इनका जवाब देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये फॉर्मूला इतना ही दमदार है तो फिर वॉल स्ट्रीट, दुनिया के बड़े बड़े निवेश बैंक और फंड्स इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सवाल तो एकदम सही है। इसका जवाब बहुत सीधा है, वो कर ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं। देखिए, जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं वो शॉर्ट टर्म के दबाव में फंसे होते हैं। अगर उनका फंड बस 1-2 तिमाही भी खराब परफॉर्म कर दे तो क्लाइंट्स अपना पैसा निकाल लेते हैं और उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। वो इतना सब्र रखने वाली स्ट्रैटेजी अपनाने का रिस्क ले ही नहीं सकते। ठीक है, ये एक और आम डर है कि शायद इस स्ट्रैटेजी का जादू कुछ समय के लिए ही था और भविष्य में ये काम नहीं करेगी। क्या पता ये अब मार्केट में रेलेवेंट ही ना रही हो। इस डर का जवाब छिपा है बिहेवियरल एज के कॉन्सेप्ट में। मतलब ये फॉर्मूला किसी अस्थायी मार्केट की कमी या लूप होल पर नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं के कुछ परमानेंट पहलुओं पर आधारित है। जब तक लोग डर और लालच में आकर गलत फैसले लेते रहेंगे, जब तक वो घबराहट में बेचते रहेंगे, तब तक इस जैसी स्ट्रैटेजी के लिए मौके बनते रहेंगे। और यही बात हमें हमारे तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है। अब हम स्ट्रैटेजी से ध्यान हटाकर सीधा निवेशक पर फोकस करेंगे, क्योंकि असली रुकावट फॉर्मूले में नहीं, बल्कि खुद निवेशक के अंदर है। ये वो चक्र है जहां ज्यादातर निवेशक फंस जाते हैं। वो एक अच्छी योजना से शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल वक्त आता है वो घबराकर उसे छोड़ देते हैं। और जानते हैं सबसे दुखद बात क्या है? वो अक्सर ठीक उसी पल बाहर निकलते हैं जब मार्केट पलटने वाला होता है। और यहीं इस पूरी बात का सार छिपा है। इस स्ट्रैटेजी की मुश्किल ही इसकी सफलता का राज है, क्योंकि इसे निभाना मानसिक रूप से इतना मुश्किल है कि ज्यादातर लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। और इसी वजह से उन गिने चुने लोगों के लिए अवसर बना रहता है जो अंत तक टिके रहते हैं। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि मार्केट से बेहतर परफॉर्म करने की असली कीमत क्या है। ये कोई मुफ्त का खाना नहीं है, इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक कीमत चुकानी पड़ती है। जब आपकी स्ट्रैटेजी बाजार से अलग चल रही हो और खासकर जब वो थोड़े समय के लिए खराब परफॉर्म कर रही हो, तो ये बहुत अकेला महसूस करा सकता है। आप पूरी भीड़ के खिलाफ जा रहे होते हैं और ये मेंटली बहुत थका देने वाला होता है। बेहतर रिटर्न कमाने के लिए ये वो इमोशनल फीस है जिसे चुकाना ही पड़ता है। आपको अपने दोस्तों के तानों का, मीडिया के शोर का और अपने ही मन में उठने वाले शक का सामना करना पड़ता है। इस फीस को चुकाने की हिम्मत ही असल में सफलता की चाबी है। इस एक लाइन में सब कुछ है। मार्केट में आराम और असाधारण रिटर्न, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। रिटर्न तो सब्र और मानसिक मजबूती का ही इनाम है। अगर इस नजरिए से देखें तो असफलता का पूरा मतलब ही बदल जाता है। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम निवेशक की इमोशनल सहनशक्ति में है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी में भी खराब साल आएंगे, ये तय है। असली सवाल ये है कि क्या निवेशक उन सालों में टिका रह सकता है। तो क्या निवेश में सफलता का असली राज मैथ्स या डेटा में नहीं, बल्कि साइकोलॉजी में छिपा है? शायद ये सही स्ट्रैटेजी खोजने के बारे में कम और उस पर टिके रहने की मानसिक ताकत को विकसित करने के बारे में ज्यादा है। कभी सोचा है कि काश इन्वेस्टिंग में कोई ऐसा तरीका हो जिसमें अंदाजे की कोई जगह ही ना हो? आज हम मैजिक फॉर्मूला को एक प्रैक्टिकल प्लेबुक में बदल रहे हैं, जिसका इस्तेमाल फौरन शुरू किया जा सकता है। देखिए, किसी स्ट्रैटेजी के बारे में जानना एक बात है, पर क्या उसे अनुशासन के साथ लागू करने की हिम्मत है? असली मजा और इनाम तो वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक 5 हिस्सों वाले गेम प्लान को समझेंगे। शुरुआत करेंगे इसकी मुख्य प्रक्रिया से और खत्म करेंगे उस मानसिकता पर जो जीतने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आइए उन बुनियादी कदमों पर नजर डालते हैं जो इस फॉर्मूले को सिर्फ एक आइडिया से एक असली पोर्टफोलियो में बदल देते हैं। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कि हम एक आसान और साफ प्रक्रिया अपनाकर अपनी भावनाओं और अंदाजों को निवेश से बाहर कर दे। ये सब कुछ अनुशासन के बारे में है, भविष्यवाणी के बारे में नहीं। अब इस प्रोसेस की सबसे खास बात यह है कि ये कितना मैकेनिकल है। ये 6 स्टेप्स ही इस पूरी स्ट्रैटेजी का इंजन है, जो इमोशंस पर नहीं बल्कि तर्क पर चलता है। किसी भी अच्छी प्लेबुक की तरह यहाँ भी कुछ साफ साफ नियम हैं और 2 नंबर हैं जो याद रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहला नंबर है 20 से 30। इसका मतलब है कि एक पोर्टफोलियो में कम से कम इतने स्टॉक्स तो होने ही चाहिए। ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए जरूरी है, ताकि अगर कोई एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म ना करे तो पूरे रिटर्न पर असर ना पड़े।
और दूसरा नंबर है 1 यानी 1 साल। ये है वो समय जिसके लिए स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह दी जाती है, इससे पहले कि आप पूरे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। इससे स्ट्रैटेजी को काम करने का पूरा मौका मिलता है। और ये बात कितनी गहरी है। मतलब 20-30 स्टॉक रखने का मकसद ये नहीं कि 30 के 30 हिट हो जाएंगे, बल्कि ये है कि अगर 1-2 गलत भी निकले तो भी पूरा प्लान डूबे नहीं। अब एक बात तो माननी पड़ेगी, कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमेशा हर बार काम नहीं करती। तो सवाल ये उठता है कि जब कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते तब क्या होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ शेयरों का खराब प्रदर्शन कोई फेलियर नहीं है, बल्कि ये तो सिस्टम का ही एक हिस्सा है। ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। अब मान लीजिए किसी एक स्टॉक का हाल ऐसा दिखता है, तो जाहिर है दिल में घबराहट होती है, लगता है कि बस अब इसे बेच ही दें। लेकिन एक मिनट रुकिए, जब हम एक कदम पीछे हटकर पूरे पोर्टफोलियो को एक साथ देखते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। सिस्टम को इसी तरह की अस्थिरता को संभालने के लिए ही तो बनाया गया है। और यही तो इस पूरी सोच का निचोड़ है। भरोसा प्रोसेस पर करना है, पोर्टफोलियो पर करना है, किसी एक अकेले स्टॉक के प्रदर्शन पर नहीं। नियम जानना तो एक बात हो गई, पर उन गलतियों से बचना जो सब कुछ बिगाड़ सकती हैं, वो दूसरी। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो इस स्ट्रैटेजी को पटरी से उतार सकती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सारी गलतियों के पीछे एक ही वजह है, और वो है इंसानी भावनाओं को और फैसलों को सिस्टम के नियमों पर हावी हो जाने देना। तो असल में पूरा खेल ही इसी बात का है। क्या हम एक प्लान को फॉलो करते हैं या फिर भावनाओं में बहकर इन बहुत ही आम गलतियों का शिकार हो जाते हैं। और अब आते हैं इस प्लेबुक के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है सही माइंडसेट। देखिए, जब आप एक सिस्टम पर भरोसा करते हैं ना, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है और बार-बार अपने ही फैसलों पर शक करना कम हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा है। असल में यही तो असली लक्ष्य है। सिर्फ एक फॉर्मूला होना काफी नहीं है, बल्कि उसके लंबे समय के नतीजों पर अटूट विश्वास होना जरूरी है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है कि मैजिक फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आप इसे लगातार सब्र के साथ और बिना इमोशनल हुए लागू करेंगे। एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। तो सवाल आखिर में यही बचता है, फॉर्मूला तो बहुत सीधा साधा है, पर क्या उससे निभाने का अनुशासन है? यही वो सवाल है जो किसी भी इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए। देखने के लिए शुक्रिया। निवेश की दुनिया में एक बड़ी दिलचस्प पहेली है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो लगातार सफल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं हो पाते? जानते हैं, इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, और ये आपको हैरान कर देगा। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर कोई इंसान स्मार्ट है, पूरी रिसर्च भी करता है, तो भी वो बढ़िया रिटर्न क्यों नहीं कमा पाता? क्या बात सिर्फ जानकारी की कमी की है, या फिर कोई और ही गहरी छिपी वजह है इसके पीछे? और इसका हैरान करने वाला जवाब ये है कि सफलता का ज्ञान या आईक्यू से कोई खास लेना देना है ही नहीं। सबसे चतुर होना इस खेल में जीत की गारंटी बिल्कुल नहीं देता, बल्कि सारा का सारा खेल हमारे व्यवहार का है। हाँ, सही सुना, असली विलन कोई और नहीं, हम खुद हैं। हमारे वो फैसले जो हम डर या फिर लालच में आकर ले लेते हैं। तो अगर हम खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में खड़े हैं, तो इस बात को और गहराई से समझना होगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला खंड, निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? और जवाब आईने में छिपा है। ये एक लाइन पूरी तस्वीर को साफ कर देती है। सबसे बड़ी बढ़त किसी खास स्ट्रैटेजी में नहीं है, बल्कि हमारे अपने व्यवहार को कंट्रोल करने में है। सफलता की चाबी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो सवाल ये है कि हम असल में खुद को नुकसान पहुंचाते कैसे हैं? चलिए उन आम गलतियों की लिस्ट देखते हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी की हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे आम गलती क्या है? हॉट टिप्स के पीछे भागना। ये जो रातों रात अमीर बनने का लालच है ना, ये अक्सर हमें जल्दबाजी में खराब फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। दूसरी गलती, भेड़ चाल का हिस्सा बनना। मतलब जब सब खरीद रहे हैं तो खरीदना, और जब सब बेच रहे हैं तो डर कर बेच देना। ये अपनी आज़ाद सोच को ताक पर रखने जैसा है। फिर आती है अधीरता।
हम अपने सबसे अच्छे स्टॉक्स को, मतलब जो हमें अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, उन्हें बहुत जल्दी बेच देते हैं और इस वजह से जो बड़ा मुनाफा हो सकता था उसकी पूरी दौड़ से ही बाहर हो जाते हैं। और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। हम नुकसान देने वाले स्टॉक्स को बहुत लंबे समय तक पकड़े रहते हैं। ये बस अपनी गलती न मानने की एक इमोशनल लड़ाई है और कुछ नहीं। तो इन गलतियों से बचने का रास्ता क्या है? चलिए अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं और उस असली जादुई चीज को समझते हैं जो चतुराई नहीं बल्कि अनुशासन है। तो यहाँ पर ना निवेश के दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। एक रास्ता है भविष्यवाणी, होशियारी और इमोशंस का, जो अक्सर भटका देता है। और दूसरा रास्ता है नियमों का, धैर्य का और अनुशासन का। यही वो रास्ता है जो हमें मंजिल तक ले जाता है। चुनाव तो बिल्कुल साफ है ना? देखिए, सच्ची सफलता एक झटके में नहीं मिलती। पहले कुछ साल बहुत उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं और मन में शक भी पैदा हो सकता है, लेकिन अनुशासन का असली इनाम 5 साल या उससे ज्यादा टिके रहने पर ही बेहतर रिटर्न के रूप में मिलना शुरू होता है। तो सवाल यह है कि लंबी अवधि तक टिके कैसे रहें? इस सेक्शन में हम वो प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे जिनसे हम खुद को अपनी ही गलतियों से बचाने के लिए एक मानसिक कवच तैयार कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन को सिर्फ रिस्क कम करने के एक तरीके के तौर पर मत देखिए। ये एक तरह का भावनात्मक कवच है। जब आपके पास 20-30 अलग-अलग स्टॉक्स होते हैं ना, तो किसी एक के फेल हो जाने से आप अपनी पूरी योजना छोड़ने पर मजबूर नहीं होते। सफलता का एक और राज, सादगी। नियम जितने सरल होंगे, उनका पालन करना उतना ही आसान होगा। ये आपको भावनाओं में बहने से बचाता है और यही कंसिस्टेंसी दशकों तक भरोसेमंद नतीजे देती है। ये बात गांठ बांधने जैसी है। जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी होगी, उसके फेल होने के उतने ही ज्यादा रास्ते खुल जाएंगे। लंबी अवधि के खेल में सादगी ही सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं उस मानसिकता की जो हमें फिनिश लाइन तक ले जाएगी, क्योंकि निवेश 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है और इसे जीतने के लिए धीरज चाहिए। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। शॉर्ट टर्म में जो बाजार ऊपर नीचे होता है, वो सिर्फ एक शोर है जो हमें रास्ते से भटकाता है। असली और बड़ा इनाम सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो लंबे समय तक खेल में टिके रहते हैं। तो इस मैराथन वाली सोच को बनाने के लिए आदतें कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपने रीबैलेंसिंग शेड्यूल पर टिके रहना है। मतलब समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को वापस अपने लक्ष्य के हिसाब से सेट करते रहना है। फिर पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड रखना है। और हाँ, बाजार के रोज-रोज के शोर शराबी से दूर रहना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, नतीजों पर नहीं, अपनी प्रोसेस पर ध्यान देना है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, निवेश में सफलता का सबसे जरूरी फैक्टर आपका अपना व्यवहार है। यही आपकी सबसे बड़ी और एकमात्र सच्ची बढ़त है। और ये है जीतने का अल्टीमेट फॉर्मूला। नियम, धैर्य और अनुशासन की तिकड़ी हमेशा भविष्यवाणी, चतुराई और भावनाओं के गठजोड़ को हराएगी। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली सोच है। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है, ये जानने के बाद कि असली चाबी हमारे ही अंदर है, वो कौन सी एक आदत है जिसे आज ही बदला जा सकता है एक बेहतर और ज्यादा अनुशासित निवेशक बनने के लिए?